अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने फ्लॉपी इन्फेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसकी अप्रोच कैसे होती है हिस्ट्री में और कैसे हमने डायग्नोसिस पे पहुंचना है। अगर आप पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड है तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपके जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हासिल साबित होगा। सो फ्लॉपी इन्फेंट के पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जिस कंप्लेंट के साथ आएंगे वो ये होगी कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा ढीला है, मेरे बच्चे के जिस्म के अंदर जान नहीं है, मेरे बच्चे का जिस्म जो है वो हरकत नहीं करता, ये सुस्त पड़ा रहता है। सो ये टिपिकल सिम्टम होते हैं जो आपको अगर बच्चा पेरेंट्स बताते हैं और बच्चे की एज लेस देन 1 ईयर है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मेरा बच्चा जो मेरा केस है मोस्ट लाइकली केस ऑफ फ्लॉपी इन्फेंट है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप यही पूछेंगे डेफिनेटली कि बच्चे को ये मसला कब से आपने नोट किया है, कब से मसला है। कि मसला बच्चे को पैदाइश से भी हो सकता है और बाद में हो सकता है। ये चीजें आपकी डिफरेंशिएट करती हैं, काफी सारे डिफरेंशियल आपके यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। अगर बच्चे को मसला पैदाइश है तो डेफिनेटली आप सोचोगे कि बच्चे के अंदर जो है वो डिफरेंट लेवल पे मसले हो सकते हैं। बच्चे के अंदर ब्रेन का मसला हो सकता है, लाइक बच्चे के अंदर कोई ब्रेन की मैलफॉर्मेशन है, बच्चे के अंदर कोई न्यूरोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बच्चे के अंदर कोई जो है वो सिंड्रोम चल रहा है लाइक डाउन सिंड्रोम, ज़ेल्वेगर सिंड्रोम, बच्चे के अंदर कोई एंडोक्राइन इशू है लाइक हाइपोथायरायडिज्म। तो ये बच्चे स्टार्ट से ही फ्लॉपी होते हैं। इसी तरह बच्चे के अंदर कंजेंटल मायोपैथीज हैं, कंजेंटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं, मायोटोनिक कंजेंटल मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ट्रांजिएंट न्यूरोनल मैसीनिया है, कंजेंटल मैसीनिया सिंड्रोम है। तो ये बच्चे भी स्टार्ट से ही वीक होते हैं। अगर वीकनेस बाद में स्टार्ट होती है डेफिनेटली तो दैट कैन बी एसएमए। एसएमए की टाइप के अकॉर्डिंगली जो है वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, उसका ऑनसेट जो है वो लेट होता है। ठीक है, जो एसएमए टाइप 0 है वो बर्थ से आएगा बट वो बहुत सीवियर फॉर्म है, रेयर फॉर्म है और जल्दी बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। इस तरह कंजेंटल न्यूरोपैथीज जो होती हैं वो भी थोड़ा सा लेट जाके स्टार्ट होती हैं। तो आपने इस तरह एस्टैब्लिश कर लेना है कि आप बच्चे की डिजीज का ऑनसेट किस एज पे हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि बच्चा जो आपका है इसके अंदर जो जिस समय जान में कमजोरी है, जो भी चीज है, ये वक्त के साथ साथ इंप्रूव कर रही है या वैसी है या खराब हो रही है। तो अगर बच्चे को ऐसे में होगा तो ये वक्त वक्त के साथ साथ बच्चे की कमजोरी खराब होगी, मजीद बिगड़ेगी। अगर बच्चे में सीपी है, मतलब उसको कोई बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से फ्लॉपीनेस हुई है या कोई ब्रेन मैलफॉर्मेशन की वजह से फ्लॉपीनेस हुई है तो वक्त के साथ साथ इंप्रूव होगी। और अगर स्टैटिक है तो डेफिनेटली हमारे स्टैटिक डिसऑर्डर है लाइक कंजेंटल मायोपैथीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, तो ये स्टैटिक रहते हैं। इस तरह ट्रांजिएंट न्यूरोनल मैसीनिया जो है वो वक्त के साथ साथ इंप्रूव करेगा। तो आपने देखना है कि आपने पूछना है कि बच्चे की जो कंडीशन है ये वक्त के साथ साथ इंप्रूव कर रही है, वैसे ही है, ये बढ़ रही है। तो इस पे भी आप काफी सारे डिफरेंशियल आपके इन और आउट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम आपके फ्लॉपी बच्चे चूंकि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करते हैं और इनकी डेवलपमेंट भी डिले होती है, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को देखने के बाद आपने उसकी इसकी जो है बर्थ हिस्ट्री पे आ जाना है ताकि आप वहां से एस्टेब्लिश करें कि बच्चे के अंदर कोई एस्फिक्सिया या कोई एंटीनेटल नेटल और पोस्ट नेटल इंसल्ट तो नहीं जो बच्चे को फ्लॉपी करा रही, तो उसको आपने रूट करना है। तो आपने बर्थ, इसके बाद आपने उसकी बर्थ हिस्ट्री लेनी है। इसके अंदर एंटीनेटल नेटल और पोस्ट नेटल हिस्ट्री है। एंटीनल हिस्ट्री के अंदर आपने पूछना है कि पेट के अंदर बच्चे की मूवमेंट कैसी थी। तो अगर बच्चे का न्यूरोमस्कुलर कोई डिसऑर्डर होगा तो उसकी मूवमेंट कम होती है, उसकी जो फीटल मूवमेंट है वो माँ को कम महसूस होती है। आपने पूछना है बच्चे के अंदर कोई पॉलीहाइड्रोमनियाज तो नहीं थे। अगर बच्चे के अंदर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली हो सकता है कि बच्चा जब फ्लॉपी होगा तो वो सकिंग भी कम होगी, तो बच्चा उसको जो है माँ के अंदर आपको पॉलीहाइड्रोमनियाज मिल सकते हैं। इस तरह बच्चे को आपने पूछना है कि बच्चे के अंदर कोई माँ के अंदर कोई डायबिटीज तो नहीं थी, हाइपरटेंशन तो नहीं थी, एनीमिया तो नहीं था और बहुत करीबी स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी तो नहीं। ये सारे फैक्टर लीड करते हैं कि बच्चे के अंदर जो है वो ब्रेन की इंसल्ट कुछ वो करते हैं जो सीपी बच्चों को करवा सकते हैं। तो सीपी बच्चे भी शुरू में फ्लॉपी हो सकते हैं आपके। इस तरह आपने टॉर्च का क्वेश्चन जरूर करने हैं कि बच्चे के अंदर कोई एंटीनेटली कोई रैश, माँ को कोई रैश तो नहीं हुआ था, फीवर तो नहीं होता, ऐसे बच्चे भी फ्लॉपी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। इस तरह आपने बच्चे की नेटल हिस्ट्री पूछ लेनी है कि बच्चे की पैदाइश जो है वो टर्म पे हुई थी या प्री टर्म थी, हॉस्पिटल थी या घर पे हुई थी, बच्चे का पैदाइश पे वेट क्या था। तो ये सारी चीजें आपका कहीं पे भी अगर इनमें कोई मसले हैं तो ये बच्चे के ब्रेन को इंसल्ट करा सकते हैं और बच्चा आपका सीपी और फ्लॉपी हो सकता है। इससे आपने पोस्टनेटली पूछ लेना है कि बच्चे के अंदर कोई कर्निकटेरिस तो नहीं हुआ था, उसको जेएनएन तो नहीं हुआ था, बच्चे के अंदर कोई स्ट्रोक तो नहीं हुआ था, बच्चे को एलओएस सेप्सिस मेनिंजाइटिस तो नहीं हुआ था। तो खासतौर पर इसमें जो जेएनएन है वो बच्चे और कर्निकटेरिस है बच्चे को फ्लॉपी
करा सकता है, उसके अंदर जो बच्चों को मूवमेंट के साथ फ्लॉपीनेस के एलिमेंट मिल सकता है आपको। डिटेल बर्थ हिस्ट्री लेने के बाद आपने डेफिनेटली बच्चे की डेवलपमेंट हिस्ट्री लेनी है और एस्टेब्लिश करना है कि बच्चे के अंदर डिले क्या सिर्फ मोटर है या ग्लोबल है। डेफिनेटली अब बच्चे का अगर सिर्फ मोटर डिले है तो ये फेवर करता है कि बच्चे के अंदर जो है वो पेरिफेरल काजेज ऑफ फ्लॉपीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक उसके अंदर जो है वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर लाइक न्यूरोपैथी, मायोपैथी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर जो है वो टॉप पे आ जाएंगे, एसएमए टॉप पे आ जाएगा। अगर बच्चे के अंदर जो डिले है वो ग्लोबल डिले है, कि बच्चे के अंदर डिले सिर्फ मोटर डिले नहीं है बल्कि उसकी जो कॉग्निशन भी डिलेड है, उसके सोशल माइलस्टोन भी डिले है, तो उस सूरत में फिर आपने जो है वो सेंट्रल काजेज को ज्यादा ऊपर रखना है। उसके सेंट्रल काजेज की ज्यादा चांसेस हैं, लाइक बच्चा सीपी हो सकता है, बच्चे की ब्रेन मैलफॉर्मेशन हो सकती है, बच्चे को कोई न्यूरोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, बच्चे के अंदर कोई एपिलेप्टिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है, बच्चे के अंदर कोई सिंड्रोमिक कंडीशन हो सकती है, एंडोक्राइन इश्यूज हो सकते हैं। तो इनको फिर टॉप पे ले आना है अगर बच्चे का डिले ग्लोबल डिले आ रहा है। तो आपने बच्चे से शुरू में एक क्वेश्चन पूछे रिगार्डिंग द ऑनसेट ऑफ डिजीज, और उसके बाद आपने पूछा बच्चे के अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट हो रही है या स्टैटिक है या प्रोग्रेशन हो रही है। उसके बाद आपने उसकी जो है वो एंटीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल हिस्ट्री दी। उसके बाद आपने बच्चे के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हिस्ट्री दी। तो इस तरह काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं यहाँ से। नेक्स्ट फिर आपने बच्चे की फ्लॉपीनेस के साथ जो उसकी वीकनेस है उसको एस्टेब्लिश करना है कि वीकनेस कितनी ज्यादा है। आपने पूछना है कि बच्चा अपनी टांगे हिला लेता है कि नहीं हिलाता, टांगे ऊपर उठाता है कि नहीं उठाता, बाजू ऊपर उठाता है कि नहीं उठाता, उसको अगर कोई चीज दें तो पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, उसके हैंड की ग्रिप कैसी है, ठीक है। तो आपने उसकी जो लिम्ब की वीकनेस है उसको स्टैब्लिश करना है, और हैंड के अंदर क्लॉइंग डिफॉर्मिटी तो नहीं बनी हुई, ग्रिप हैंड की ज्यादा कमजोर है या बाजू की ज्यादा कमजोर है, तो इससे आपने प्रॉक्सिमल वैसे डिस्टल कर लेना है, क्योंकि बायोपैथीज के अंदर, एसएमए के अंदर प्रॉक्सिमल इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि न्यूरोपैथीज के अंदर आपकी जो डिस्टल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। उसके बाद आपने वीकनेस फेस पे आ जाना है कि बच्चे के अंदर जो है वो प्रोसेस तो नहीं है, उसकी आंखें मूव करते हैं कि नहीं, ऑप्सोप्लीजिया तो नहीं है, फेशियल मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन जब रोते हुए आते हैं कि नहीं आते, तो फेशियल उसकी वीकनेस हो सकती है। उसकी वॉइस कैसी है, बच्चा जब रोता है तो उसकी आवाज़ निकलती है या नहीं निकलती। तो अगर उसकी आवाज़ नहीं निकलती तो अगेन ये आपके जो है वो वीकनेस का साइन है, रोते हुए आवाज़ का ना निकलना। उसके बाद आपने बल्बर पूछना है कि बच्चे को फीडिंग इश्यूज तो नहीं है, दूध पीते हुए उसको चोकिंग तो नहीं होती। फिर आपने उसकी चेस्ट की वीकनेस का पूछना है कि बच्चे की चेस्ट की शेप अबनॉर्मल तो नहीं है। टिपिकली जो आपके मायोपैथीज हैं ऐसे में उसके अंदर आपको जो है वो बेल शेप चेस्ट मिलती है, पेक्टस एक्सकेवेटम कैरिनेटम मिल सकता है। आपने उससे बार बार छाती के इन्फेक्शंस और ब्रेथलेसनेस, टिकिपनिया का पूछना है। अगर उसकी चेस्ट की वीकनेस होगी डेफिनेटली बच्चे को जो है टिकिपनिया होता है, ठीक है। तो इस तरह आपने उसकी वीकनेस को एस्टैब्लिश कर लेना, वीकनेस के क्वेश्चन सारे उसके पूछ लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने वो क्वेश्चन पूछने हैं जो आपके बच्चे के सेंट्रल काज होते हैं, लाइक ग्लोबल डिले सेंट्रल काज, फिट्स सेंट्रल काज, एबनॉर्मल मूवमेंट सेंट्रल काज, एबनॉर्मल पोसिटी, कोरिया, डिस्टोनिया, स्पासिटी सेंट्रल काज। तो ये सारी चीजें आपको सेंट्रल कास्ट से लीड करती हैं। फिर आपने सेंट्रल कास्ट से क्वेश्चन पूछने हैं जो कुछ आप पूछ चुके हैं, लाइक उसकी नेटल पोस्ट नेटल हिस्ट्री पे आपने सीपी के रिस्क फैक्टर को देख लिया, इस तरह आपने टॉर्च के रिस्क फैक्टर को देख लिया, इस तरह आप उनसे क्वेश्चन पूछ लेना कि न्यूरोमेटाबॉलिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे के जिस्म पे कोई रैश तो नहीं है, कोई एब्नॉर्मल स्मेल तो नहीं आती, बच्चा क्राइसिस में तो नहीं जाता कि रिपीटेड एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं होते। तो आप न्यूरोमेटाबॉलिक को भी जरूर टच कर लेना है, ठीक है। ब्रेन मालफॉर्मेशन, कुछ स्ट्रोक हुआ है, मेनिंजाइटिस हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी देख लेना है जो कि आपके सेंट्रल काज ऑफ सेरेब्रल फ्लॉपी इन्फेंट हो सकते हैं। इस तरह आपके सेंट्रल काज ऑफ फ्लॉपीनेस के अंदर आपके जो है वो सिंड्रोम शामिल है। इसके अंदर डाउन सिंड्रोम है, ज़ेल्वेगर सिंड्रोम है, इस तरह प्रेटर विलाई सिंड्रोम है। तो आपने उसके क्वेश्चन पूछ लेने हैं। एंडोक्राइन के अंदर डेफिनेटली आपका जो है वो हाइपोथायराइडिज्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोलॉन्ग न्यूरल जॉन्डिस, अम्बिलिकल हर्निया, कॉन्स्टिपेशन डेफिनेटली फेवर करता है कि पेशेंट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म है जो कि पेशेंट को फ्लॉपी कर रहा है। इसी तरह पेशेंट के अंदर जो है वो ब्रेन मैलफॉर्मेशन भी फ्लॉपी कर सकती हैं, फ्लॉपी इन्फेंट की फॉर्म प्रेजेंट कर सकती हैं। इसी तरह न्यूरोकोटिनस सिंड्रोम्स भी पेशेंट को डेवलपमेंट डिले और फ्लॉपीनेस के साथ आ सकते हैं। तो आपने पूछना है कि बच्चे के जिस्म के ऊपर कोई abnormal रैश तो नहीं है, स्किन पिगमेंटेशन तो नहीं है। तो ये सारे काजेज आपके फ्लॉपी सेंट्रल फ्लॉपीनेस या स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी के काजेज हैं। अगर हम पेरिफेरल फ्लॉपीनेस की बात करें तो इसमें डेफिनेटली आपके कंजेंटल मायोपैथीज आते हैं। इसके अंदर बच्चा आपका स्टार्ट से फ्लॉपी होता है और डिफरेंट मायोपैथीज के डिफरेंट फीचर है। कंजेंटल मायोपैथीज के टिपिकली उनके अंदर जो है वो टोसिस होती है, फेशियल वीकनेस होती है, elongated फेस होता है, हाई आर्च पैलेट होता है, और आपकी जो है वो टेंटेड अपर लिप मिल सकता है आपको। आपको उसके अंदर जो है वो वीकनेस, चेस्ट की वीकनेस मिलेगी तो बच्चा किपनिक होगा, चेस्ट की एब्नॉर्मल कर्वेचर और शेप होती है, अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं उनके अंदर, ठीक है, और जॉइंट के अंदर कंट्रैक्चर्स भी मिल सकते हैं। तो टिपिकल डिफरेंट कंजेंटल मायोपैथीज के अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं, बट मोर और लेस यही फीचर आपको मिलते हैं। एसएमए की बात करें तो अगेन वो पेरिफेरल काज ऑफ जो है वो फ्लॉपी इन्फेंट है। उसके अंदर बच्चा जो शुरू में ठीक होता है और फिर बाद में उसको फ्लॉपीनेस आती है और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है और पेरेंट्स जो है वो कंसैंगुइनस होते हैं। आपको टंग फेसिकुलेशन मिलती है, बट दैट इज मोर ऑफ एग्जामिनेशन फाइंडिंग हिस्ट्री पे आपको बड़ा मुश्किल है कि उसको एलिसिट कर सकें।
ट्रांजिट न्यूरल मैसीनिया और कंजेनिटल मैसीनिया सिंड्रोम भी आपके इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल हैं पेरिफेरल फ्लोपीनेस के। तो ट्रांजिट न्यूरल मैसीनिया में तो आपको मदर में मैसीनिया मिलेगा, जबकि कंजेनिटल मैसीनिया सिंड्रोम के अंदर डेफिनेटली आपको टोसिस मिलेगी, आपको बल्बर वीकनेस मिलेगी और साथ में एपनिक एपिसोड भी आपको मिल सकते हैं। कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के अंदर आपको ब्रेन और आई के सिम्टम मिलते हैं कि बच्चे के अंदर आई के अंदर कैटरैक्ट या विजन लॉस हो सकता है और ब्रेन के अंदर उसको सीजर हो सकते हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट डिले हो सकता है। तो कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में आपको सेंट्रल और पेरिफेरल के दोनों फीचर्स इकट्ठे मिलेंगे। मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर डेफिनेटली बच्चे के अंदर तो आपको फ्लॉपीनेस मिलेगी, बट माँ के अंदर आपको मायोटोनिया यानी डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ हैंड ग्रिप मिल सकता है आपको। बोचुलिज्म यूजुअली एक्यूट प्रेजेंट करता है, फ्लॉपीनेस होती है बच्चे की, और फ्लॉपीनेस जो है आपकी हेड टू टो स्टार्ट होती है, बट दैट इज एक्यूट फ्लॉपीनेस। ये आपके जो है लंबी हिस्ट्री ऑफ फ्लॉपीनेस के अंदर नहीं आता। कंजेंटल न्यूरोपैथीज जो है वो भी फ्लॉपी कराती हैं, तो उसके अंदर आपको डिस्टल वीकनेस मिलेगी और आपके जो है वो हैंड की क्लॉइंग मिलेगी। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट काज है जिसे कॉल्ड एज जायंट एक्सोनल न्यूरोपैथी। इसके अंदर बच्चे के अंदर जो है वो करली और वूली हेयर्स होते हैं, ठीक है, आपके बड़े बड़े बाल होते हैं और करली और वूल लाइक हेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी आपको बच्चे के सेंट्रल सिम्टम मिलते हैं, लाइक पेशेंट के अंदर जो है वो डेवलपमेंट डिले और सीजर्स होते हैं। इसी तरह अगर पॉम्पिस डिजीज की बात करें तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर जो है वो लार्ज टंग होती है पेशेंट की, और डेफिनेटली एग्जामिनेशन पे आपको हेपेटोमेगली मिलती है। तो फ्लॉपी बच्चा होता है, उसके अंदर लार्ज टंग होती है और उसके जो है जिगर बढ़ा हुआ होता है, तो वो पॉम्पिस डिजीज के अंदर आ जाता है। जब भी पेशेंट आपका फ्लॉपी मिलता है तो आपकी मदर की बड़ी इंपॉर्टेंट है। मदर में अगर आपको टोसिस मिल रही है और बच्चा फ्लॉपी है आपका, ठीक है, तो डेफिनेटली दैट कैन बी ट्रांजिएंट न्यूरल मैसीनिया ग्रेविस, ठीक है। मदर के अंदर आपको मायोटोनिया मिल रहा है तो बच्चा जो है वो कंजेनिटल मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस हो सकता है। पेरेंट्स के अंदर आपको अगर आपको क्लाइंग मिल रही है, क्लॉइंग ऑफ हैंड मिल रही है, फुट ड्रॉप मिल रहा है, तो बच्चा जो है वो कंजेनिटल जो इनहेरिटेड न्यूरोपैथी का केस हो सकता है। तो इस तरह पेरेंट्स के अंदर आपने मायोटोनिया जरूर देखना है, टोसिस जरूर देखना है, मैसीनिया के लिए फुट ड्रॉप जरूर देखना है फॉर न्यूरोपैथी। तो ये चीजें बच्चे के अंदर भी इस तरह आ सकती हैं। अच्छा, ये तो मैंने बताया आपको सेंट्रल और पेरिफेरल काजेज ऑफ फ्लॉपीनेस के। कुछ मिसलेनियस काजेज हैं जो फ्लॉपी बेबी लाइक प्रेजेंट कर सकती हैं। लाइक इंपॉर्टेंट उसके अंदर क्या है, आपके जो है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक मार्फान सिंड्रोम, एहलर-डायनेलास सिंड्रोम। तो इसके अंदर आपके जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के मसला होता है, आपके बच्चा फ्लॉपी होता है, उसकी जो है जॉइंट की हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी होती है। तो ये जो फ्लॉपीनेस है ये आपकी अदर देन सेंट्रल या पेरिफेरल फ्लॉपीनेस के आपको मिलती है, एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो मार्फान सिंड्रोम, एहलर-डायनेलास सिंड्रोम, एहलर-डायनेलास सिंड्रोम, इसके अंदर भी आपको फ्लॉपीनेस मिल सकती है। इस तरह आपका जो है वो कुछ कंडीशंस ऐसी इंपॉर्टेंट है, लाइक आपका जो आर्थोग्रापोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेंटा, इसके अंदर पेशेंट के अंदर आपको मल्टीपल जगह पे आपको कॉन्ट्रैक्शंस मिलते हैं। टिपिकली ये मायोपैथी के अंदर भी आ सकते हैं और जो पेरिफेरल काजेज ऑफ फ्लॉपीनेस है उसके अंदर भी आ जाते हैं, बट ये सेपरेट भी आ सकते हैं। ये जेनेटिक हो सकते हैं कि बच्चे के अंदर कोई मस्कुलर डिसऑर्डर नहीं है फिर भी उसके अंदर जो है वो मल्टीपल जॉइंट कंट्रैक्चर्स बन जाए हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन के अंदर ये चीजें आपको मिल सकती हैं, लाइक एमायोप्लेजिया, जिसके अंदर आपके टिपिकल मसल बिल्ट ही नहीं होते, तो उसके अंदर बच्चे को जो है वो मल्टीपल एरियाज में कंट्रैक्चर होते हैं, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके जॉइंट नॉर्मली मूव कर रहे होते हैं तो कंट्रैक्चर नहीं बनते। लेकिन अगर आपका कुछ सीवियर न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है या फिर आपके मसल मास ही नहीं, तो उस सूरत में आपका जॉइंट जो है वो फिक्स हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं आर्थोग्रापोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेंटा। सो आर्थोग्रापोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेंटा आपके मस्कुलर प्रॉब्लम्स के अंदर भी आ सकता है और अदर देन मस्कुलर प्रॉब्लम आइसोलेटेड भी आ सकता है। सो सेंट्रल और पेरिफेरल फ्लॉपीनेस के अलावा जो काजेज आपकी फ्लॉपी लेग प्रेजेंट कर सकती हैं उसके अंदर आर्थोग्रापोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेंटा है, जो कि आप जिसमें आप जो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये जो जॉइंट कंट्रक्चर है बिकॉज ऑफ न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स है, बट वो सेपरेट भी आ सकते हैं। इस तरह आपका जो फ्लॉपीनेस है बिकॉज ऑफ मार्फान और एहलर-डायनेलास सिंड्रोम वो भी सेपरेटली आ सकता है अदर देन सेंट्रल और पेरिफेरल काजेस के। फ्लॉपी इन्फेंट की हिस्ट्री लेते हुए उसकी फीडिंग हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर पेरिफेरल फ्लॉपीनेस के अंदर। ऐसे बच्चों के अंदर चूंकि उनकी बल्बर वीकनेस होती है तो उनको फीडिंग के मसले होते हैं, वो बार बार दूध एस्पायरेट करते हैं, उनको चोकिंग होती है, बार बार एस्पायरेशन न्यूमोनियाज होते हैं। तो आपने पूछना है कि बच्चा दूध कैसे पी रहा है, दूध पीते हुए इसको टाइम ज़्यादा तो नहीं लगता, रुक रुक के दूध तो नहीं पीता, दूध पीते हुए इसको चोकिंग तो नहीं होती, इसके बार बार छाती खराब तो नहीं होती, क्या ये एनजी फीट के ऊपर तो नहीं है, क्या इसको गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब तो नहीं डली हुई। तो ये चीज़ें आपने जरूर पूछ लेनी है। और वो डेफिनेटली जब बच्चे की फीडिंग इफेक्ट होती है तो फिर उसकी न्यूट्रिशन इफेक्ट होती है, जब उसकी न्यूट्रिशन इफेक्ट होती है तो उसकी ग्रोथ भी इफेक्ट होती है। तो अपने ग्रोथ का भी जरूर पूछना है कि बच्चे का वेट उम्र के साथ साथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसका वजन कम तो नहीं है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। इसके बाद आपने उससे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज पूछ लेना है। डेफिनेटली जो बच्चा फ्लॉपी होगा तो उसके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, वो डिपेंड करता है उसके अंडरलाइंग एटियोलॉजी पे, बट ओवरऑल हम ब्रॉड कॉम्प्लिकेशन को देख लेते हैं। लाइक उसके अंदर पेशेंट के अंदर डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो फीडिंग इश्यूज होते हैं, ग्रोथ इश्यूज होते हैं, कंट्रैक्चर बन सकते हैं,
स्पाइन के abnormalities लाइक कैफोस्कोलियोसिस हो सकता है उसको। पेशेंट के अंदर जो है अगर मायोपैथी है जो कि उसको फ्लॉपी करे तो उसके अंदर डेफिनेटली कार्डियक इश्यूज आ सकते हैं, लाइक उसके अंदर कार्डियक रिदमी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफ कार्डियक मायोपैथी आ सकती है। ठीक है, इस तरह बच्चे के अंदर जो है वो एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकते हैं। और अगर बच्चा सेंट्रल फ्लॉपी है तो उसके अंदर डेफिनेटली उसका डेवलपमेंटल डिले आ सकता है, फिट्स आ सकते हैं, कंट्रैक्चर्स और abnormal मूवमेंट आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपने पूछना है कम्प्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज पर यूर डिफरेंशियल। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ओवरऑल सेंट्रल और पेरिफेरल फ्लॉपी के लिए डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन होती हैं। अगर सेंट्रल फ्लॉपीनेस की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर हम उसकी जो है वो ब्रेन इमेजिंग करवाते हैं, ईईजी कराते हैं, आई इवैल्यूएशन कराते हैं, हियरिंग असेसमेंट कराते हैं, ईईजी करवा सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं हम उसकी। और अगर सिंड्रोमिक है तो डेफिनेटली हमारी कैरियोटाइपिंग और जेनेटिक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। अगर एंडोक्राइन काज का आ रहा है तो फिर एंडोक्राइन के अकॉर्डिंगली उसकी थायराइड हार्मोन की टेस्टिंग है। तो ये सेंट्रल फ्लॉपीनेस करते हैं। सेंट्रल फ्लॉपीनेस में ये चीज़ें हम कराते हैं। पेरिफेरल फ्लॉपीनेस की बात करें तो फिर वहाँ पे हम उसकी एनसीएस ईएमजी करा सकते हैं, मसल बायोप्सी करा सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। फीडिंग इश्यूज़ के लिए हम उसका जो है वो फीडिंग स्टडीज़ या बेरियम सोलो करा सकते हैं। अगर उसको रिस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, अगर ब्रीदिंग का इशू है तो हम उसकी जो है वो रिस्पिरेटरी स्टडीज़ या फंक्शनल रेस्पिरेटरी स्टडीज़ करा सकते हैं। ठीक है, और उसकी एको और ईसीजी करा सकते हैं रिगार्डिंग एस्पिरेशन न्यूमोनिया के लिए। और अगर स्पाइन में abnormalities हैं तो हम एक्सेस स्पाइन करवा सकते हैं। सो ये इन्वेस्टिगेशन है एज पर द बच्चे की कंडीशन के। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट भी एज पर काज होता है डेफिनेटली। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लॉपी बेबी के अंदर चूंकि फीडिंग इश्यूज होते हैं तो आपने उस पर एड्रेस करना है, उसकी फीडिंग को इम्प्रूव करना है। अगर फीडिंग इम्प्रूव नहीं हो रही तो आपने उसको एनजी फीड पे डालना है। उसकी फिजियोथेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी है, उसकी पेरिफेरल मसल की फिजियोथेरेपी है तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कंट्रक्चर बने हुए हैं तो कंट्रक्चर को आपने रिलीज करना है। ठीक है, इस तरह आपने उसकी जो है वो जो उसके अगर कोई उसको सपोर्ट चाहिए चलने के लिए तो उसको मोबिलिटी को बेहतर करना है उसके। ठीक है, उसकी डाइट का ख्याल रखना है। ठीक है, और उसकी ओटी पीटी फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी पेरेंटिंग काउंसलिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डिसऑर्डर होते हैं वो जेनेटिक होते हैं तो जेनेटिक काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर उसके जेनेटिक डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसकी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को देखना है आपने, उसके रिकरेंस रिस्क को समझाना है आपने, आपको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस का पता होना चाहिए, आपको प्रीनेटल टेस्टिंग का पता होना चाहिए, आपको कैरियर टेस्टिंग का पता होना चाहिए, आपको पोस्ट नेटल या बर्थ के बाद बच्चे के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट क्या कराने हैं और कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है उसका पता होना चाहिए। आपको अगर उस डिजीज़ की जीन थेरेपी अवेलेबल है तो उसका पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी जेनेटिक काउंसलिंग का कंपोनेंट होती हैं जो आपको आना चाहिए। ये कुछ ओवरव्यू था फ्लॉपी इन्फेंट की हिस्ट्री का। तो आई होप सो कि ये आपके लिए फूड फॉर थॉट वीडियो होगी। इसको देखकर आपने फिर अपने केस को अप्रोच करना है। और अगर स्पेसिफिकली आपको पता चलता है कि मेरा पेशेंट इस केस का पेशेंट है, लाइक एसएम में है, तो फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा एडवांस जाके उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको आपके केस को समझने में और बताने में हेल्प होगी। और डेफिनेटली आप इस वे से अगर लेकर चलेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह एग्जाम में पास हो जाएंगे। और प्रैक्टिकली भी आप इस तरह अगर किसी केस को अप्रोच करेंगे अपने ओपीडी में क्लिनिक पे तो आप उस केस को डायग्नोज कर सकेंगे। थैंक यू।